नाउ एग्जाम्पल नंबर 19 पर हम थे, उसको देखते हैं। दैट इज, एक बोट है, वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो ये नीचे गई और ये ऊपर आई। ऐसा करने में उसको कितना टाइम लग जाता है? नाउ इट टेक्स 10 आवर्स। सो टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टू गो अप स्ट्रीम इज 13 आवर्स, 10 आवर्स। तो ऐसा है। हाउ एवर लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x kilometer per hour and speed of stream is equals to y किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? सो डाउन स्ट्रीम स्पीड सीजन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? सर मैंने अभी हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलिए। सर x प्लस y किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। सो अप स्ट्रीम स्पीड, यस। सर x माइनस y किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। टाइम का क्या फार्मूला होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस प्लस स्पीड अपॉन स्पीड अपॉन। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन चीज़ों को इंटरचेंज कर दो। तो अब हमें मालूम है टी डी प्लस टी यू, डाउन में लगा हुआ टाइम और अप में लगा हुआ टाइम टोटल 13 आवर है। 10 घंटे में वो ऐसा कर पाया। तो डाउनवर्ड में उसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? 44। और किस स्पीड से चली होगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी क्या थी? डिस्टेंस ऊपर लिख दिया, अब स्पीड नीचे लिखो। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? x प्लस y। अच्छा, ये बताओ अपवर्ड में कितनी डिस्टेंस चली? 30 किलोमीटर। और उसकी स्पीड क्या थी? सर x माइनस y। बिल्कुल ठीक। और ये 10 आवर हुआ। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। नाउ जो केस 2 है उसमें क्या है? ये तो केस 1 हो गया। सर हमने p और q का वैल्यू तो निकाल लिया था। निकाल लिया था, कोई बात नहीं। तो केस 2 में क्या होगा? केस 2 में अभी उसने इन केस इट गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और नीचे चले 55 और ऊपर चले 55 किलोमीटर और ऊपर कितना चले? 40 किलोमीटर। तो ऐसे केस में टी डाउन प्लस टी अप इज इक्वल्स टू 13। इट इज़ ए मैटर ऑफ 2 मिनट्स ओनली। सो टी डी क्या है? 55 चला, लेकिन किस स्पीड से चला? और 40 चला, तो ये किस स्पीड से चला? अपवर्ड। तो 13 हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या है और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है? क्यू। तो यही वैल्यू डाल दो, इसमें भी डाल दो, इसमें भी डाल दो। सो प्रांजल बताओ क्या क्या आ जाएगा? यस सर। बताओ इसमें अगर आप पी क्यू डालोगे तो क्या क्या आएगा? सर मेरी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ब्लड दिख रही है। तो आयुष बेटा आप बताओ। सर फर्स्ट केस में सर 44 p 44 पी प्लस 30 q इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट। सेकंड केस में 55 p हाँ प्लस
अब मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को? सर ऊपर वाली में सर 4 से, नीचे वाली में 3। चलो तो 4 से करेंगे तो 176p प्लस 120q इट इज़ 40। इसमें करेंगे तो 165p प्लस 120q इज इक्वल्स टू 39। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन बन चुकी हैं। तो सबके साइन चेंज कर लीजिए। और अब बताइए आयुष, सर 9p 9 आएगा? ठीक बता रहे हो, गलत तो नहीं हो जाएगा मेरा? सर 11 सर 11p सर इधर सर 1 1 आ जाएगा तो 1/11 आ गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो 44p प्लस 30q इज इक्वल टू 10। इसमें डाल देते हैं ये वाली में। तो 44 इंटू 1/11 प्लस 30q इज 10। 11 से 44 कटेगा तो 4 प्लस 30q इज 10। तो 30q क्या आ जाएगा? 6। तो q क्या आ जाएगा? 5 तो q आ जाएगा 1/5 आएगा, 5 नहीं आएगा। 1 चलो अब p और q आ गया है। p किसे माना गया था और q किसे माना गया था? दोनों तरफ इक्वेशन को पलट दो तो बताओ x प्लस वाई क्या आ गया 11 और x माइनस वाई क्या आ गया 5। x माइनस वाई इसके नीचे लिख दो ला के। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। y से y कट गया तो 2x की वैल्यू कितनी आई? तो x की वैल्यू कितनी आई 8। अब किसी एक इक्वेशन में इसे डाल दीजिए। सो इन एनी ऑफ द इक्वेशन इफ वी पुट देन व्हाट विल कम? तो मान लीजिए मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 में डाल दूँ तो x की जगह 8। तो इससे क्या पता चलता है y कितना आ गया 3। तो बताओ प्रवीण, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हुई? सर स्पीड ऑफ बोट सर 8 किलोमीटर। सही है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इट इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हुई? 3 किलोमीटर पर आवर। अगर इतनी ही बात जानते हो तो मुझे अप स्ट्रीम स्पीड बताओ। सर अप स्ट्रीम अब इसके सर 4 किलोमीटर। अब आप देख लें, कहीं बार्गेनिंग कर लो, हमारा भी काम चल जाए। डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ। थोड़ा बीच का रास्ता निकाल लो, सबका काम चलना चाहिए। चलो ठीक है, इतना जितना किया वो सही है। चलिए नाउ एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो दो आदमी, 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी कसीदाकारी के कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सो लेट 1 man, अगर सिर्फ एक आदमी ही उस काम को पूरा करे, कैन अलोन फिनिश जॉब इन x डेज। मान लीजिए कि श्रेयान तुम किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हो, तो एक दिन में उस काम का कितना पार्ट पूरा करोगे? 10% या फिर 1/10 पार्ट? भाई 10 दिन में करते हो तो एक दिन में 1/10 करोगे कि नहीं? सो अगर x डेज में कोई काम कर पाते हो, 1 वर्क x डेज में कर पाते हो, सो 1 man
इन वन डे फिनिश कितना पार्ट पूरा करेगा बताओ? 1/x। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो इतना पार्ट पूरा करेगा। लेट फर्दर लेट करो, वन वुमेन अलोन कैन फिनिश। तो फीमेल इस काम में ज़्यादा परफेक्ट होती हैं, सो दे आर वेल वर्स्ड इन दिस वर्क, दे आर डेक्स्ट्रस। तो मान लीजिए कि इन वाई डेज में वो पूरा करती है एक औरत। तो मुझे ये बताओ कि वन वुमेन इन वन डे फिनिश 1/y पार्ट, क्योंकि वाई डे में वो पूरा कर रही, मान लो 5 दिन में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में कितना पार्ट कर लेती होगी? 1/5 कर लेती होगी, तभी तो 5 दिन में कर ले रही है। तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि 2 आदमी, 2 औरतें और 3 आदमी, सो 2 वुमेन इन वन डे कितना पार्ट पूरा करेंगी? सर यहाँ पर मेरे बुक में तो सर 2 वुमेन एंड 5 मेन लिखा हुआ है। यही है। सो 2 वुमेन इन वन डे कितना काम कंप्लीट करेंगी? 2 इंटू 1/y, क्योंकि एक औरत एक दिन में 1/y करती है, तो 2 औरतें कितना कर पाएंगी? 2/y। अच्छा, 5 men इन वन डे, तो 2 वुमेन है और 5 men है, तो 5 आदमी कितना कर लेंगे एक दिन में? एक आदमी एक दिन में 1/x करता है, तो 5 इंटू 1/x या फिर 5/x। तो बताओ 2 वुमेन एंड 5 मैन मिल के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 2 वुमेन एंड 5 मैन इन वन डे कंप्लीट। तो दोनों पार्ट को जोड़ दो। इतनी बात समझ में आई? तो ये थी हमारे सर कि 2 वुमेन एंड 5 men can together finish embroidery with 4 days, while अच्छा, 3 एक women and 6 men can finish it in 3 days। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही हमारी बुक में भी है। अच्छा, इतना भाई इतना समझ, सर टोटल तो दिया हुआ है ना? टोटल दिया, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ सर, ये आ गया। तो 2 सर एक बार थोड़ा सा ऊपर से समझा दो सर। जैसे ये देखो कि एक आदमी x दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? सर क्या सर? मान लो एक आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? कितना पार्ट कर लेगा? 10 दिन में तो 1/10 है, तो 1/x कर लेगा। तो बताओ 5 आदमी कितना कर लेंगे एक दिन में? एक आदमी 1/x करता है, तो 5 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 5/x करेंगे कि नहीं? यस सर। एक औरत y दिन में करती है, तो एक दिन में 1/y करेगी, तो 2 औरतें कितना कर लेंगी? 2/y। तो इन लोगों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? इतना किया। तो इन दोनों ने मिलके बताओ 4 दिन में कितना काम किया? क्या इसका 4 गुना कर लेंगे? यस सर। सो 2/y प्लस 5/x इंटू 4। लेकिन ऐसा उन्होंने किया तो क्या 1 पार्ट पूरा हो गया? पूरा काम ही हो गया क्या? तो पूरा काम तो 1 होता है ना। फुल पार्ट को क्या कहते हो? 1। फिर से देखो, 2 वुमेन एंड 5 मेन एक दिन में इतना किए, तो 4 दिन में कितनी किए? क्या 4 टाइम्स किया कि नहीं? ये 4 टाइम्स जब काम कर लिया, 4 दिन कर लिया, पूरा बात खत्म, काम ही पूरा हो गया। तो दिस इज फुल पार्ट। अब जरा देखो कि 2/y प्लस 5/x, 4 को उधर ले जाओ, तो क्या ये 1/4 हो जाएगा? क्या सर? 4 को उधर ले जाओ दूसरी तरफ, तो नीचे नहीं पहुंच जाएगा? हाँ सर। अच्छा, इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है, आयुष आप ही पूछ रहे हो ना? प्रवीण बेटा, आप अगर समझ गए हो तो फिर अगली इक्वेशन मुझे बना के दिखा दो। बड़ी बात होगी अगर बना लोगे। हाँ हाँ, देख के बस बना दो, उसको देखते जाओ, बता दो हमको। 6/y
6 ठीक नहीं बता रहे हो। 3 by y 3 बाई वाई 6 by x हाँ सर सर 1 by 3 बिल्कुल सही काम किया है। तो सिमिलरली ये हो जाएगा। सो सिमिलरली या तो 3 से मल्टीप्लाई करके बाद में वैसे कर लो, चाहे जैसे कर लो, बात वही है। तो सिमिलरली ये दोनों बन गए। अब हम 1 बाई एक्स को p मान लेंगे और 1 बाई वाई को q मान लेंगे। ऐसा करने से प्रवीण हमारी इक्वेशंस कैसे कैसे अमेंड हो जाएंगी बताइए। सर 2x 2 x गड़बड़ कर देते हो। हाँ आयु इक्वेशन बना रहा हूँ ना सर फर्स्ट वाला। अच्छा बना रहे हो। आयुष को भी थोड़ा काम करने दो। आयुष आप बताओ। हाँ सर सॉरी 2 हम्म फर्स्ट इक्वेशन से 2p बोलिए। से 2p यश आप बताओ। सर 2q plus 5p equal to 1 by 4 और सर 3q plus 6p equal to 1 by 3 ये बात सही है। मैं किससे किससे मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। सर ऊपर वाले को सर 3 से कर दो। इसको 2 से कर देता हूं। तो 6q प्लस 15p इस 3/4 और इसको 2 से करो। तो मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन थी। अब इसको कर दिया तो 6q प्लस 12p इस 2/3। साइन चेंज कर दो जिससे कि कट सकें। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा। सर 3p अच्छा 3p आ जाएगा, सॉरी 3p आ जाएगा। और राइट में कितना आ जाएगा। इट इज़ इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। उसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो ये 12 लो। 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। तो ये कितना आ गया 3p की वैल्यू 1/12। तो 3p 1/12 है तो p कितना हो गया। p की कितनी वैल्यू आ गई 1/36 आ गई। लेकिन p आ गया। अभी q भी निकालना है तो किसी एक में डाल के q निकालो। 2q प्लस 5p इज इक्वल टू 1/4। ये वाली इक्वेशन ले लो। 2q प्लस 5 इंटू 1/36। सो 2q इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36। 36 एलसीएम ले लो। तो 4 9 या 36 और 36 से 36 में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 1। 1 का 5 में मल्टीप्लाई करो तो 4/36। तो 2q आ गया 4/36। तो q क्या आ गया 4/2 इंटू 36। 4 से इसे कट कर दो तो 4 9 या 36 होता है। तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/18। p और q तक समझ में आ गया है। क्योंकि वो रिड्यूसिबल, जिसको ये चीज़ समझ में आ गई है फिर आगे की दिक्कत नहीं है। जिसने ये इक्वेशन बना ली ना, ये इक्वेशन बनानी समझ में आई क्या। यस सर अच्छा अब देखो कि हमें p और q पता है, लेकिन हमको तो ये चाहिए कि कितना एक आदमी अकेला कितने दिन में कर लेता है और एक औरत अकेले कितने दिन में कर लेती है। तो p इज़ 1/36 जबकि ये 1/18 है। p को हमने 1/x माना था और q को 1/y माना था। यदि हम इसे पलट दें तो सो 1 मैन अलोन, एक आदमी उसी काम को 36 डेज में कर पाएगा। कढ़ाई का काम है तो फीमेल ज़्यादा दक्ष होती हैं। दे आर एम्बीडेक्स्ट्रस इन केस ऑफ एम्ब्रॉयडरी। सो 1 वुमेन alone can complete the job in
तो वुमेन का वाई माना गया है 18 डेज एंड 1 मैन 36 बोलो वन मैन ने तो इतना लेट क्यों करा था? क्योंकि वो कढ़ाई का काम है। सो इट इज़ ए जॉब ऑफ पेशेंस। और जबकि अगर बाहर कोई फोर्स का काम हो, खेत जोतना हो, तो उसमें औरतें नहीं कर पाएंगी इतना अच्छा। दैट वर्क इज इन दैट केस द men आर परफेक्ट। सो देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें फीमेल परफेक्ट होती हैं और कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिसमें मेल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नाउ थर्ड, कश्मीर में आप जाओगे तो वहाँ पर जो कढ़ाई के लिए मजदूर हैं उसमें औरतों की को जो पगार मिलती है डेली की, वो आदमियों से डबल मिलती है। बिकॉज दे कैन पेशेंटली डू इट फॉर लॉन्ग आवर्स एंड एफिशिएंटली दे कैन गिव मोर आउटपुट इन लेसर आवर। तो जबकि अगर आप मजदूरी में जाओगे तो वहाँ औरतों को आधी पगार मिलती है। तो ये तो सभी को मालूम है कि कैसे है, जैसा वर्क होगा वैसी पगार मिलेगी। ठीक है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। तो 300 किलोमीटर उसके घर से ठीक है, वो कहीं से जाती होगी ये मालूम नहीं है, लेकिन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, अपने घर तक जाती है। और ये टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। हो सकता है हॉस्टल से जाती हो। तो 300 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस, पता नहीं वो कितनी डिस्टेंस है, लेकिन कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। अब वो नीचे लिखा है कि 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चली, तो बाकी कितनी बच गई डिस्टेंस? तो ये उसने किससे चला? 140। हाँ, ये ट्रेन से चला, ये बस से चला। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन और बस हमने लिख दी जितनी जितनी स्पीड थी। तो अब ये मुझे बताओ कि टोटल उसको कितना समय लगा ये सब कुछ करने में, T1 प्लस T2 में, दोनों में अलग अलग समय लगा, तो टोटल 4 घंटे लग गए उसको, 4 आवर्स। अच्छा, लेकिन टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का कुछ फार्मूला होता है? डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख लीजिए, अब जो आप बोलेंगे दो लोग अलग अलग देखो स्पीड का सोचो, स्पीड का तो बहुत पहले से पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से बना लिया करो तो इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर 80 किलोमीटर कोई चल रहा है और 40 की स्पीड से चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा बताइए? 2 घंटे की मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या उसको 3200 घंटे लगेंगे 80 किलोमीटर चल रहे हैं। तो वो चीज़ आप मन ही मन में सोच लो, तो ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन मन में बना लो, मन में अपने आप ही आ जाएगा। तो T1 क्या है बताओ, कितनी डिस्टेंस उसने चली ट्रेन से? 60। और किस स्पीड से चली? x किलोमीटर। और दूसरी डिस्टेंस कितनी थी? 240। वो चली उसने y की स्पीड से, तो ये 4 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ सिमिलरली अनीशा मुझे सेकंड इक्वेशन बना के दिखाओ। हाँ, आगे 4 आवर और प्लस 10 मिनट, तो 10 मिनट। अब 10 मिनट को भी हमें आवर में बदलना है। बाकी की बात इन्होंने जो बताई है वो हम आपको बता दें कि अगर 100 चला है, रूही अगर 100 किलोमीटर चली है ट्रेन से, तो बची कितनी डिस्टेंस? 200, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो अब हमारे पास 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई
इज इक्वल टू 4 आवर। अच्छा 10 मिनट को अगर आवर में बदलना चाहे कोई तो कैसे बदले? 1 आवर अपॉन 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो मिनट से मिनट कटा, और 10/60 कितना होता है? 1/6 आवर। अब ये भी आवर, ये भी आवर हो गया कि नहीं? ये दोनों क्या हो गए? अब ये 4 घंटे, और 10/60 कितना होता है? 1/6। 1/6 आवर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा राइट में? इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 6 या 6, और 6 1 या 6, so it is equals to 100/x plus 200/y is equals to 25/6 आ गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब जरा देखो 1/x को मैं क्या मान लूँ और 1/y को क्या मान लूँ? ऐसा हमने लेट किया है। ऐसा लेट करने से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे अमेंड हो जाएगी? ये देखो फर्स्ट इक्वेशन ये ऊपर लिखी है, उसको मैं P और Q से अमेंड करना चाहता हूँ। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन अनीशा? 60p प्लस 240q और नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 100p 200q is equal to 25/6। 25/6। यहाँ तक तो बात हो गई। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन हैं, तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा छोटा कर लूँ। ये सभी चीज़ें जितनी दिख रही हैं सब मतलब डिवाइड होने लायक है, या तो डिवाइड कर दो या कुछ भी कर दो, इनको हमें बराबर करना है। तो ये 60 है, 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 10 से कर दूँ? बोलो। और नीचे वाली को? चलो कर दिया। अब 10 से मैंने इसको किया, तो 10 से करने के बाद क्या आ गया? 40 आ गया। और नीचे 6 को करो जरा। तो ये 25 आ गया। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे क्या करना है? तो कितना बचेगा? 1200q और इधर 50 15 बच गया। तो इट इज इक्वल टू 15/1200। 15 8 जा कितना होता है? 120। तो Q कितना आ गया? 1/80। अच्छा अब इसमें किसी एक इक्वेशन में, जैसे मैंने 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 में यही Q की वैल्यू डाल दी। Q कितना आ गया है? 1/80 आ गया, इसी में डाल दो। तो 60p प्लस 240 इंटू 1/80 इट इज इक्वल टू 4। तो 60p और 0 से 0 कटा, 8 से कटा 3, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो 60p क्या हो गया? क्या 1 हो जाएगा? 4 में से 3 जाएगा तो p कितना हो गया? 1/60। लेकिन q को क्या माना गया था और p को क्या माना गया था? q तो 1/y था और p 1/x था। तो अगर हम इन दोनों को इन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? y कितना आ जाएगा और x कितना आ जाएगा? इससे क्या पता चला कि स्पीड ट्रेन की ज़्यादा है कि बस की? हाँ, स्पीड ऑफ ट्रेन
अब आप जान लें, हमको तो लिखना है, आप जो बोलोगे वही लिख देंगे। बस नहीं, अभी तो 6 बजाए, अभी से कैसे बस। चलिए, अच्छा अच्छा ठीक है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.3.7 पे आओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। इसमें पता नहीं चल रहा अनी बड़ा है कि बीजू। आगे देखो, अनीस फादर धर्म है, एनी के पिता कौन है? धर्म। सो ये उसका सन है। और धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो अनी और बीजू दोस्त हैं जिनकी उम्र में 3 साल का अंतर है। अच्छा, बीजू की एक बहन छोटी है और बीजू अपनी बहन से, उसकी जो छोटी बहन है सिस्टर, उसका नाम क्या है? कैथी। बीजू अपनी बहन कैथी का डबल है। और कैथी और धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। कैथी ये दूसरे परिवार के सदस्य हैं और ये दूसरे परिवार के सदस्य हैं। धर्म का बेटा एनी, बीजू की बहन कैथी, लेकिन धर्म और कैथी में एज का अंतर 30 है। तो बताओ धर्म बड़ा हुआ कि कैथी? हाँ, सो इसलिए लेट ए, फिर से समझो, दैट इज एनी एंड बीजू की एज का डिफरेंस 3 ईयर्स का है। अब मुझे पता नहीं है कि एनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन धर्म इज फादर ऑफ एनी, ये लिखा है। और बीजू की छोटी बहन कैथी है, बीजू अपनी छोटी बहन का डबल एज का है, ये भी लिखा है। बीजूज एज इज डबल एज ऑफ कैथी एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रेंड इज 3 ईयर्स। तो बताओ धर्म बड़ा हुआ कि कैथी? क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं और ये दोस्त की छोटी बहन है और ये दोस्त का पिता है। तो दोस्त का पिता बड़ा हुआ कि दोस्त की छोटी बहन? फिर तो द एज ऑफ धर्म, अगर मान लो हम x ईयर्स मान लें, सो लेट, अब प्रेजेंट तो मानना नहीं है क्योंकि इसमें प्रेजेंट और 5 ईयर्स एगो वाली कोई बात नहीं, बस एज मानो। एंड एज ऑफ कैथी मानो, तो कैथी की एज y मान लो। तो अब इस तरीके से धर्म और उसकी कैथी की एज का डिफरेंस देखें जरा। क्या x माइनस वाई 30 है? क्योंकि x बड़ा होगा ना। अच्छा, ये मुझे बताओ सृजन कि बीजू की एज कितनी है? बोलो, एज ऑफ बीजू क्या है? आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए सर, मैंने बुक नहीं खोल रखी। बुक नहीं खोल रखी है तो अमित आप बताओ बीजू की एज क्या है? बहुत अच्छा, क्योंकि जब इसकी वाई है और बीजू उसका डबल है तो बीजू की कितनी हुई? 2y। ये दिया है ना कि बीजू अपनी बहन से डबल एज का है। और एनी अपने फादर की एज से कितना है बताओ? एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एनी। तो एनी की एज क्या है सृजन? सही बता रहे हो, एक ही बात है। वो बता रहे हैं कि बेटा अपने बाप से दुगनी उम्र का है और आप कह रहे हो आधी उम्र का है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। सो एज ऑफ दैट इज एनी, ठीक है। सो एज ऑफ एनी इज इक्वल्स टू x बाई 2। बुक में लिखा ही है कि एनी इज हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, बीजू और एनी हमारे पास आ गया। तो अब दो केस हो सकते हैं, या तो इफ बीजू इज
मान लीजिए ओल्डर और इफ एनी इज ओल्डर, हमें तो मालूम नहीं ना ये दो दोस्त हैं कौन बड़ा है। सो इफ बीजू इज, हाँ बोलो। अच्छा धर्म, देखो जरा ये सेकंड लाइन पढ़ो। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। सेकंड लाइन पढ़ी, जो फादर है एनी का फादर धर्म वो डबल एज का है, और ये एक्स एज है इसकी, तो बता सकते हो कि एनी की एज क्या है? 2x कैसे हो जाएगी बेटे की एज? इसका ये सन एनीज फादर इज ट्वाइस ओल्ड, तो एनी क्या आधा नहीं हुआ? जैसे तुम 16 साल के, तुम्हारे पिता 32 साल के, तो तुम अपने पिता की उम्र के 2x हो जाओगे क्या? अगर वो x के हैं तो 2x हो जाओगे कि हाँ x/2, तो ये x/2 हुआ, ये हुआ 2y। अब x/2 और 2y के बीच में हमें डिफरेंस चाहिए, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। तो अगर इफ एनी इज ओल्डर तो क्या होगा बताओ? एनी इज ओल्डर, तो अनीशा क्या इक्वेशन बनेगी? अच्छा, और दूसरी एक इक्वेशन तो मेरी पहले से बनी हुई है, मैं इसके साथ इसको लिख दूं? और इसी को क्यों लिखूं, इसका डबल करके ना लिखूं, y कट भी जाए। बोलो है बात कि नहीं? या इसका डबल कर दो, एक ही बात है। जरा 2 से मल्टीप्लाई करो इसे, 6 आ गया। बोलो। अब इसके नीचे मैं पहले वाली इक्वेशन लिखता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे 2 मान लो। एनी, एनी धर्म का बेटा है जो कि अपने पिता की उम्र का आधा है, या उसका पिता उससे दुगनी उम्र का है। मैंने धर्म की एज एक्स ली है और कैथी की वाई ली है। अच्छा, यहाँ पर बीजू अपनी बहन की डबल एज का है, और यहाँ धर्म अपने बेटे की डबल एज का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें क्या लिया है, एक तरफ से देख लो, फिर मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा, तीसरी तरीके से, कोई ना एक तरीका तुम्हारे दिमाग में जम जाएगा। मैंने इसे x लिया तो इसे x लिया तो इसे x/2 ले लिया, और इसे y लिया तो इसे 2y ले लिया, और कोई फर्क नहीं है। बोलो ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, ये देख लो इधर, हम वो तरीका ही नहीं अपनाएंगे जो तरीका समझ में ना आए, हम अच्छा तरीका क्यों ना अपनाएं। ये देखो, मान लीजिए कि धर्म का बेटा क्या है? नहीं, अच्छा नहीं था, अच्छा तो नहीं था। इधर देखो, इसका सन एनी है, और इसका फ्रेंड कौन है बताओ? बीजू। बीजू की बहन कौन है? कैथी। इसको ले लो x और इसको ले लो y। बोलो बात सही है? ठीक है, और बल्कि हम फ्रैक्शन में अब कुछ भी नहीं लेंगे, इसको ले लो y और इसे 2y लो। यहां तक सहमत हो? बीजू तो अपनी बहन का डबल है। अच्छा, ये x है तो क्या ये 2x है? बोलो एग्री ना करना तो बता देना हमको। अच्छा, इतनी बात सही है? अच्छा, ये बताओ, इफ एनीज एज इज x, तो एनी की एज x है ईयर्स, तो हिज फादर्स एज क्या हुई बताओ? 2x। कैथीज एज क्या है? बोलो। y ईयर्स। तो बीजूज एज क्या है? सही बता रहे हो सारी चीज। अच्छा, अब मुझे बताओ, धर्म, उसके पिता का नाम धर्म है, तो धर्म और कैथी के बीच में उम्र का अंतर कितना है, उसकी इक्वेशन बनाओ। तो क्या लिखूं? हाँ यही है, फादर का नाम ही धर्म है, तो फादर और कैथी के, हाँ यही तो 30 है। बोलो।
अच्छा, इतनी बात आपने कर दी। अब ये जो दो दोस्त हैं, ये x एज का है और ये 2y एज का है, तो इनके बीच उम्र का क्या डिफरेंस है? इनके बीच में 3 इयर्स का डिफरेंस था। तो या तो x माइनस 2y3 होगा या फिर 2y माइनस x3 होगा। कोई ना कोई तो बड़ा होगा, या तो एनी बड़ा होगा या बीजू बड़ा होगा, हमें तो नहीं मालूम कौन बड़ा है। चलो, x माइनस 2y, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन अब दोनों के नीचे लिख लो। ये है 2x माइनस वाई और ये है x माइनस 2y। बात बनेगी नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल करोगे तभी एलिमिनेट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 है, और ये क्या आया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30। अब जरा इनको साइन चेंज करो और इसे कट कर दो, तो क्या आया बोलो? कुछ गड़बड़ी की क्या? माइनस 24। तो क्या बोलो अनीशा, कहाँ गड़बड़ी की है मैंने? हैं? सही है? हाँ, तो सेकंड, अभी ये वाला केस में गलत हो तो बताओ। तो y8 आ गया। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, y को 8 डालो, तो बताओ क्या आ जाएगा? 3 प्लस 16 आ जाएगा। तो x कितना हुआ 19। कहीं कुछ गड़बड़ी है, चलो देखते हैं। 19 ईयर्स। अच्छा, तो 2y कितना हुआ बताओ? क्योंकि 2y कितना हो गया 16 हुआ, तो क्या इन दोनों की उम्र के बीच में 3 साल का अंतर हुआ? तो बात सही है, क्योंकि एक की उम्र x ली थी, एक की 2y। अब जरा वहां पहुंचो, यानी ये हमारा केस कंफर्म हो गया। इसको इसके साथ कंप्यूट करना है, लेकिन इनके कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, तो मैं क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, और सिंपली इनको जोड़ दो, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो बताओ क्या बचेगा? 3y इज इक्वल टू 36। तो y कितना हुआ? क्रॉस करो, चाहे उसको पहले लिख लो। क्रॉस थोड़ी ना, एक ही तरफ है। अगर मैं इसको उधर भी ले जाऊंगा तो प्लस ही 2x तो लिखूंगा, और माइनस वाई इधर लिखूंगा। एक ही तरफ शफलिंग में तो साइन वही रहता है ना, हम कोई दूसरी तरफ तो ले नहीं जा रहे हैं। एक ही तरफ कट गया, जोड़ दो सबको। तो y कितना हुआ? y 12 हुआ। तो अब y हमने निकाल लिया है, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। नाउ 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो 24 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। 3 को इधर ले आए और x को उधर ले गए, तो क्या हो जाएगा? 21 इक्वल टू x। अच्छा, अगर x 21 है तो 2y कितना हुआ? 2y यहाँ से निकालो, क्योंकि 2y ही तो बीजू की एज है। तो अब यहाँ से देखो, क्या उन दोनों की उम्र का अंतर 3 साल हुआ? सो इफ एनी इज 19 ईयर्स ओल्ड, देन बीजू इज 16 ईयर्स ओल्ड। दो आंसर लिखना है। इफ एनी इज 19 ईयर्स ओल्ड, देन बीजू इज ऑफ 16 ईयर्स। If any is of 21 years, then बीजू बीजू ही हर हाल में बड़ा आ रहा है। नहीं, बीजू छोटा आ रहा है, यहाँ छोटा आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है। देन बीजू इज ऑफ 24 ईयर्स।
यानी पहले में बीजू छोटा और दूसरे में कौन छोटा, एन ही छोटा। ये चीज हुई है, समझ में आ गया? ये तरीका ठीक है? यस सर। हाँ बोलो। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सर हमें दोनों तरीके करके दिखाना है। तो दोनों ही केस करने, पीछे दो आंसर लिखे, देख लो अभी आंसर खोल के। ओके सर, एक बार वो दूसरा वाला मेथड बताना। एक ही बात है, किसी को एक्स ले लो किसी को वाई ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं एक्स। आपने जो आधा छोड़ दिया तो फिर चलो, इफ एनी इज ओल्डर, तो ये कर दिया। एनी अगर ओल्डर है तो यहाँ पे अब कट करो, माइनस प्लस माइनस से कट गया, तो यहाँ पे -3y इट इज इक्वल्स टू -24, तो y कितना हो गया 8। इफ बीजू इज ओल्डर, तो 2y माइनस एक्स बाई 2 इट इज इक्वल्स टू 3। लेकिन हमारी पहली इक्वेशन में तो x और y हैं, यहाँ पर तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, और अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 लिख लो, और x को x से कट कर दो क्योंकि ये अलग अलग साइन के हैं, तो 3y कितना हुआ 36, तो y कितना हुआ, y हुआ 12, तो यहाँ y 8 हो गया, यहाँ y 12 हो गया। अब इसके बाद आप वैल्यू निकाल लो बीजू की और इसकी, y निकल आया है, y के आने से अब x आ जाएगा और 2y भी आ जाएगा, तो इसी से रख के निकाल लेना, ठीक है? तो दैट कैन बी डन। अब देखो कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, टू फ्रेंड्स आर म्यूचुअली हैविंग कन्वर्जेशन दैट एक कहता है मुझे 100 रुपये दे दो तो मेरे पास तुमसे दुगना पैसा हो जाएगा, दूसरा कहता है तुम मुझे 10 दे दो तो मेरे पास तुमसे 6 गुना पैसा हो जाएगा। दोनों लोग अपनी अपनी बोस्टिंग कर रहे हैं। सो लेट ए हैज़, तो कोई एक फ्रेंड है, ए हैज़ एक्स रुपीज़ एक्स, और वाई के पास वाई रुपए हैं, और बी हैज़ रुपीज़ वाई। अगर वाई, इफ वाई गिव्स 100 टू एक्स, दूसरा पहले को 100 दे देता है, वाई अभी समझ में आ जाएगा। इफ वाई गिव्स रुपीज़ 100 टू एक्स, एक्स बोल रहा है वाई से कि तुम मुझे जितने तुम्हारे जेब में पड़े उसमें से 100 रुपये निकाल के हमारे पास दे दो। अगर वाई उसको 100 दे देगा तो एक्स के पास अब कितने हो जाएंगे, लेकिन क्या वाई के पास 100 रुपये अब कम हो गए हैं, क्योंकि 100 इसने इसको दे दिए। तो एक्स बोलता है देखो मेरे पास तुमसे दुगने पैसे हो गए हैं, अब 100 तुमने दिए, देखो मेरे दुगने हो गए। नाउ द मनी विद एक्स इज डबल ऑफ मनी विद वाई, क्योंकि उसने उसको 100 जैसे ही दिए, अब इसके पास जितने पैसे हैं वो वाई के पैसे के कितने हो गए, डबल। मान लो इसके पास 50 रुपये हुए, 50 मतलब 50 तो नहीं होंगे, मान लो इसके पास 60 रुपीज़ हुए, तो इसके पास 120 हुए, तो ये चीज़ हो गई, डबल है। फिर अब वाई भी कुछ कह रहा है, इफ एक्स गिव्स ₹10 टू वाई, वो 10 रुपये दे दे, तो अब अगर एक्स 10 रुपये दे दे, मतलब कोई किसी को दे ले नहीं रहा है, बस आपस में बात ही कर रहे हैं। अगर एक्स अपने पैसे का 10 रुपये दे दे तो क्या वाई को गेन हो जाएगा 10 रुपये का, और यानी अब एक्स ने 10 रुपये वाई को दे दिए तो एक्स की जेब से 10 निकला, मतलब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो पहला दोस्त कह रहा है दूसरे से कि तुम अपनी जेब से 100 रुपये हमको दे दो, ऐसा तुम करोगे तो मेरे पास तुमसे दुगने पैसे हो जाएंगे। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम मुझे अपनी जेब से 10 ही रुपये निकाल के दे दो, मेरे पास 6 गुने हो जाएंगे तुमसे। समझ में आई बात? और मानो दोनों के पास एक्स और वाई हैं,
तो वाई ने इसको 100 दे दिए निकाल के, दूसरे वाले ने पहले को, तो पहले वाले को 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, यस सर। इसको नुकसान हुआ। और एक्स वाला कह रहा देखा मेरे पास तुमसे डबल हो गए हैं। पर वाई तो बोल रहा था मेरे पास डबल हो गया। एक्स को पहला माना गया, दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन। तो पहला वाले ने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दो, तो दूसरे ने दे दिए। जब दे दिए तो पहले वाले पे 100 बढ़ गए, इसके 100 कम हो गए, और पहले वाले का पास जो पैसे हैं इट इज़ नाउ डबल ऑफ द सेकंड। बोलो ठीक। यस सर। अब इसने अब पहले वाले ने 10 दे दिए दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले के पास पहले के 6 गुने हो गए, देख लो। नाउ द मनी विद वाई इज 6 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। बोलो सही है। यस सर। अच्छा, इसको जरा और सॉल्व करो। x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200, और x और y को अब एक तरफ ले लो, x माइनस 2y, और वहाँ पर माइनस 200 और माइनस 100 पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा? -100 नहीं, माइनस 300, माइनस 200 तो पहले ही है, और माइनस 100 उधर चला, 100 उधर चला जाएगा तो माइनस 100 नहीं हो जाएगा, प्लस 100 है ना। तो प्लस 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 100। सही है, तो माइनस 300 हो गया। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, x माइनस 2y इधर ले आए और 100 को उधर ले गए तो माइनस 100 बन गया, तो माइनस 300 बन गया। ये पहली इक्वेशन। अब जरा यहाँ देखो, y प्लस 10, तो 6x माइनस वाई, ये 10 था, और माइनस 60 उधर चला जाए तो 50 कैसे हो जाएगा? 70। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2y है और जबकि यहाँ पर y है, तो उसके लिए मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन को, तो 12x माइनस 2y इट इज़ 140। अच्छा, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, x माइनस 2y इज माइनस 300। फिर इनके साइन चेंज कर दो, ये कट गया, यहाँ क्या बचा? 11x, और यहाँ क्या बचा? जुड़ तो जाएगा ही, 440 बचा। तो x कितना हो गया? 40। समझ में आई बात? तो x के पास 40 रुपीज़ हैं। अब जरा y का पता लगाया जाए, y के पास कितने हैं? तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, मैंने ये पकड़ ली है। तो 6 इंटू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 70, तो 240। 70 को इधर ले आओ और y को उधर ले जाओ, तो अब ये 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 तो ऐसे ही चला गया, 170 है। यानी a हैज़ 40 रुपीज़, A has rupees 40 and B has rupees 170। जरा चेक कर लें क्या इन दोनों की बात सही है कि ऐसे ही कह रहे थे। मान लो इसने इसको 100 रुपये दे दिए, तो 40 प्लस 100 इसके पास हो गया, और उसके पास कितने बचे? 70। तो क्या अब जो पहले वाले के पास पैसे बचे हैं वो दूसरे वाले के दुगने हैं क्या? अच्छा, अब ये देखो, अगर पहले वाले ने दूसरे को 10 दे दिए तो पहले के पास 30 बचे और दूसरे के पास क्या हो गए? 180 हो गए। तो क्या अब उसके पास इसके 6 गुने हैं क्या? तो इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन सही है, हमने जो चीज़ निकाली। उसने 100 दिए तो डबल हो गए, जबकि इसने 10 दिए तो 6 गुने हो गए। तो बी ज़्यादा अमीर था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट अ ट्रेन covers a certain distance as a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. अगर वो
10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलती तेज और स्पीड बढ़ा देती, तो 2 घंटा पहले ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती। सो अब यहाँ पर देखिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है ये बताओ, डिस्टेंस का कोई फार्मूला जानता है? स्पीड इनटू, ये ठीक है, ये है, तो ये x है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, एंड साथ में टाइम टेकन, सो टाइम टेकन को y ले लो, एंड टाइम टेकन इज y, टाइम y है, y आवर। तो अब फिर डिस्टेंस क्या हो गई बताइए, x से चल रही है स्पीड, तो कितना टाइम लेती है y, और अगर उसने अपनी स्पीड x प्लस 10 कर दी तो कितना टाइम लेगी? क्योंकि स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन क्या इनका जो प्रोडक्ट है, मान लो दिल्ली से जोधपुर की डिस्टेंस क्या बदल जाएगी अगर ट्रेन की स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए, कि डिस्टेंस वही रहती है? डिस्टेंस वही रहती है। तुम अगर ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, ये बढ़ाओगे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस वही रही। ये तो पहला केस है कि दिस इज इक्वल्स टू, देखो डिस्टेंस क्या होता है, फिर से समझो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने स्पीड कितनी मानी? एक्स वाई, ये बात समझ में आ गई? ओके, तो डिस्टेंस तो वही रही कि नहीं? तो डिस्टेंस वही रही। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एज डिस्टेंस डज नॉट चेंजेस, तो अगर मैं कंपेयर करूं, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। बोलो बात सही है? हाँ, तो अब देखो नाउ एक्स वाई किसके इक्वल हो गया बताओ? इतनी बात सही है? क्योंकि आप चाहे इस स्पीड से चलोगे तो इस टाइम से पहुंचोगे, तेज चलोगे तो कम समय में पहुंचोगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट तो वही रहेगा, ये फार्मूला रहा। आपने x plus 10 और y minus 2 क्यों लिखा? ये न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम। कोई मान लो 300 किलोमीटर है और कोई चल रहा है 60 की स्पीड से, 5 घंटे लग जाएंगे। पहले घंटे में 60, दूसरे घंटे में 60, 5 घंटे लग जाएंगे। एक ऐसे मालगाड़ी है और एक 100 की स्पीड से शताब्दी चल रही है, तो 3 ही घंटे में 300 कंप्लीट कर लेगी। तो ये और ये इक्वल हुए कि नहीं? क्योंकि एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस है, लेकिन जो जैसे भी चलेगा, जो धीरे चलेगा वो ज़्यादा समय लेगा, जो तेज चलेगा वो कम समय लेगा, लेकिन कवर दोनों को 300 ही किलोमीटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग गाड़ियां हैं इसमें दी हैं, एक मतलब ऐसी है मेल पैसेंजर है और एक एक्सप्रेस है। अब समझ में आ गई बात आपको? तो हम यहाँ पर 60 इंटू 5 को क्या 100 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, वैसे ही किया गया है। तो एक्स वाई क्या हो गया बताइए? एक्स से मल्टीप्लाई करो। अगर पसंद नहीं आएगा, मेरे पास दूसरा मेथड भी है, मैं दूसरा भी बताऊंगा, लेकिन अभी तो इसे, अच्छा ठीक है, तो ये देखो दूसरा भी बता देंगे। तो दिस इज एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, यहाँ तक ठीक है। और एक्स वाई कट गए। तो अब ये देखो माइनस 2x प्लस 10y और इधर ले आओ 20 को, तो 20 हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी, अगर सही बात है आपको समझ में आ गई होगी तो मुझको अब नेक्स्ट का इक्वेशन बना के भी दिखा दोगे, तब तो हमें पता चले कि आपको समझ में आया है। तो उसने कहा इफ द ट्रेन वुड बी स्लोअर बाई 10 किलोमीटर देन इट हैड टेकन 3 आवर्स मोर। तो बताइए
कौन बता रहा था कि समझ में आ गया, उन्हीं को बताने दीजिए। प्रवीण थे क्या? यस सर। हाँ तो बताओ Yes, प्रवीण। sir. अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर स्लो होती तो 3 घंटे ज़्यादा लगते। बना दीजिए इक्वेशन, देखें हमें समझ में आया कि नहीं। क्या सर? अब बुक में लिखा है अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो 3 घंटे ज़्यादा लेती अपने स्टिपुलेटेड टाइम से। मेक द इक्वेशन। मैं बताऊं? यस बेटा आप बता दो। सर x प्लस 10 अब आपने बता दिया, आयुष बताओ। सर x माइनस 10 हाँ धीमी बोल रहा है तो जोड़ रहे हो। हाँ y प्लस हाँ, दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को भी कवर कर कंपेयर कर लो फर्स्ट वाली से, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस है और यहाँ भी डिस्टेंस है, दोनों तरफ d है कि नहीं। तो इसलिए डिस्टेंस की जगह क्या लिखा जा सकता है, एक्स वाई लिखा जा सकता है कि नहीं। क्योंकि d वाज ओनली एक्स वाई, ये दोनों को कंपेयर कर लो तब भी d की जगह एक्स वाई लिखा जा सकता है। x माइनस 10 और y प्लस 3 और y प्लस 3 इट इज एक्स वाई। सो एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, सो 3x माइनस 10y इट इज इक्वल्स टू 30। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक। बिकॉज डिस्टेंस नेवर चेंजेस, तो डिस्टेंस की जगह एक्स वाई है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। सबसे ऊपर भी इक्वेशन 1 रखी है, इधर 20 इज इक्वल टू -2x प्लस 10y, इधर भी इक्वेशन 1 है। हाँ ये एक है ना, दोनों में इक्वेशन 1 ही लिख रखी है। 1। अब और किस में 1 लिखी है, अभी हमने इस पर कुछ लिखा नहीं है। सर उधर d इज इक्वल टू x1 1 2 है ना, तो इसको बदल दो। दिस इज 1 2 कर दिए, ठीक है, इसे 3 कर दीजिए और इसे 4 कर दीजिए। ओके अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, फिफ्थ। इन दोनों में अब एक के नीचे एक रख दो, बस आपका काम बन जाएगा, यहीं ले आओ। तो 20 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 10y। थर्ड और फिफ्थ को एक साथ ले आओ तो क्या हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50। x 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए x अगर 50 हो गया तो y कितना हो गया 30 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10y। इट इज 30। y को 10y को इधर ले जाओ, 30 को उधर, तो क्या हो गया, क्या ये 120 आ गया, तो y कितना आ गया, y 12 आ गया। सो इसका मतलब है कितना समय लगा, टाइम, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन 12 आवर। तो बताओ डिस्टेंस क्या होती है, इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और 12 घंटे तक चल रही है, बताओ कितना चल लेगी, 6। तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आ गई बात।